नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और आज अपन बात करेंगे उन कैंडिडेट्स के बारे में जो आईएएस बनना चाहते हैं और आरएएस बनना चाहते हैं। दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हैं और उनको लगता है कहीं तो निकल जाएगा। अगर आपकी अप्रोच सही है तो ये डिसीजन आपका गलत नहीं होगा। स्ट्रैटेजी सही है, दोनों एग्जाम्स को समझते हो, तैयारी करने का तरीका पता है, तो आप निकाल सकते हो इन एग्जाम्स को। लेकिन वो कैसे निकाल पाते हैं? दोनों इंडिया के टफेस्ट एग्जाम्स में से एक है। अगर स्टेट लेवल की बात करूं तो आरएस एग्जाम टफेस्ट एग्जाम में से एक है। एटलीस्ट मान्यता तो यही है। और यूपीएससी एग्जाम जो है, जिसमें आपके आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये सारी पोस्ट आती हैं, रेलवेज वगैरह सबकी पोस्ट आती हैं, ये सारी की सारी सर्विसेज के एग्जाम जो होते हैं यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। ये एग्जाम मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स में से एक है व्हेन इट कम्स टू ऑल इंडिया लेवल। तो फिर कैसे पॉसिबल हो पाता है? आपने कई बार सुना होगा कि आईएएस की तैयारी करते करते आरएएस निकाल लिया, या फिर आरएएस की तैयारी कर रहे थे, अच्छी करी हुई थी, लेकिन भर्तियां टाइम पे नहीं आई, आईएएस की आई, एग्जाम दिया, निकाल लिया। कैसे पॉसिबल है? आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। और अगर आप आईएएस और आरएएस दोनों एग्जाम्स की तैयारी साथ में करना चाहते हैं तो मैं बताती हूँ कि वो आपको कैसे करनी चाहिए। मैंने इसके ऊपर अच्छा खासा पढ़ा है। और जो व्यूअर्स ऐसे हैं जो मुझे काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको पता भी है कि मैंने यूपीएससी एग्जाम को ब्रेक किया है, तो मुझे पता है कि कहाँ पर आप कैसे गेम निकाल सकते हो। कोई धुरंधरों का एग्जाम नहीं है। बहुत ही एवरेज स्टूडेंट्स भी फ्लाइंग कलर्स से इन एग्जाम्स को ब्रेक करते हैं, इनको क्रैक कर लेते हैं। तो लेट्स सी हाउ टू डू इट। बट फर्स्ट मैं आपको रिमाइंड करना चाहती हूँ कि अगर आपकी तैयारी हो गई है, हो रही है, आपने कुछ परसेंटेज ऑफ सिलेबस कवर कर लिया है, तो आपको अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करोगे? अगर सिर्फ और सिर्फ प्री एग्जाम को फोकस में रखना चाहते हो कि मेरे को प्री एग्जाम की पहले देखनी है, तो मॉक टेस्ट दो एंड आई हैव अ पास हियर। और उन स्टूडेंट्स के लिए जो सोचते हैं कि मेरे को प्री और मेंस दोनों की एक साथ तैयारी करनी है, मेरी राइटिंग प्रैक्टिस भी जो हो रही है वो भी चेक हो जाए, देन आई हैव अनदर पास फॉर यू। इसमें बहुत से टेस्ट अवेलेबल हैं। 12 मंथ्स की वैलिडिटी है। प्राइस आपके सामने लिखा हुआ है। कॉल करो। कॉल कैसे करोगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फोन नंबर है या फिर एक गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है, उसको फिल करके सबमिट कर दो। आपकी काउंसलिंग एब्सोल्युटली फ्री होगी। नाउ कुछ स्टूडेंट्स की ये शिकायत थी कि मैम और टेस्ट अपलोड करो। सिर्फ कुछ ही टेस्ट थे, वो हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं, और टेस्ट चाहिए। यस, ब्रिलियंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, आपने टेस्ट कर लिए हैं और टेस्ट अपलोड हो रहे हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन। तो मेंस आपको और टेस्ट मिल जाएंगे, तब तक आपको प्री की और प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो थोड़ा प्री के ऊपर और फोकस करो, ठीक है? चलो, कुछ सिमिलैरिटीज, कुछ डिस्टिंक्शंस, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग दोनों एग्जाम्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इन एग्जाम्स में सिमिलैरिटीज हैं, कहाँ पर आपको डेविएट होना है, कैसी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट, किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने की सोचते हो कि मुझे ये चाहिए, इसके लिए मुझे ये पाथ चलना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जरूरत होती है सिलेबस की। दोनों एग्जाम्स का जो सिलेबस है, उन दोनों को डाउनलोड करो, प्रिंट करो और अपने सामने रखो, और आपको नोटिस हो जाएगा कि बहुत सारे टॉपिक्स सिमिलर हैं। भाई, कोर सब्जेक्ट्स तो एज इट इज हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक है, ये तो एज इट इज सब्जेक्ट्स हैं, राइट? इंडियन हिस्ट्री आती है राजस्थान के एग्जाम में, आती है ना, मतलब एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आती है। वो सेम इंडियन हिस्ट्री आपके आईएएस के यूपीएससी एग्जाम में भी आएगी। इंडियन पॉलिटी आती है, हम सब बोलते हैं लक्ष्मीकांत पढ़ो, डीडी बासु पढ़ो, इट्स अ गुड बुक, राइट? ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही है, देश में संविधान तो एक ही है, दो नहीं है, हर स्टेट का अलग तो नहीं है, राइट? एटलीस्ट अब तो नहीं है। ओके, तो ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है सेम है। इकोनॉमिक्स के लॉज, इकोनॉमिक्स की जो बेसिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी सेम ही होंगे। स्टेट अलग थोड़ी ना इकोनॉमिक्स फॉलो कर रहा है, जो बेसिक थ्योरीज हैं वो तो सेम ही है। कोर सब्जेक्ट्स की सिमिलरिटीज आप देखोगे कि बहुत ज्यादा हैं। और अगर मैं आपको क्वांटिफाइबल वे में बताऊं तो करंट अफेयर्स को अगर मैं साइड में रख देती हूँ तो ऑलमोस्ट 60 to 70% सिलेबस दोनों एग्जाम्स में सेम है। ये बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है, बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है आपको स्कोर निकाल के देने के लिए। आप सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाते हो, आप बहुत आसानी से स्कोर निकाल सकते हो। इसलिए सिलेबस की सिमिलैरिटीज का पता होना चाहिए। एग्जाम स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई एग्जाम आता कैसा है। जनरली कहा जाता है कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, पहले तो प्री होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तीनों स्टेजेस सेम है दोनों एग्जाम्स में, राइट? प्री के एग्जाम में जो हम प्री का स्ट्रक्चर देखते हैं एग्जाम का, नोटिस किया जा सकता है कि आईएएस का जो प्री यूपीएससी प्री होता है, पहली बात तो दो एग्जाम होते हैं, पर जो जीएस का सिर्फ और सिर्फ जनरल स्टडीज का एग्जाम होता है, उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस एनालिटिकल आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही न्यूआंस्ड आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, बहुत ही बारीकी से आपसे जानकारी चाहते हैं। ये करंट अफेयर्स में से भी आते हैं, कोर सब्जेक्ट्स में से भी आते हैं, ठीक है? लेकिन आरपीएससी का, आरएएस एग्जाम का अगर मैं प्री की बात करूं तो बहुत कुछ फैक्चुअल है। ऐसा नहीं है कि आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं। स्पेशली साइंस एंड टेक की तरफ से काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटी की तरफ से काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इसमें बहुत कुछ, आरएएस एग्जाम में बहुत कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी चाहिए,
राइट। इसलिए मुझे लगता है कि आरएस एग्जाम अगर आप में रटने की क्षमता है तो आरएस एग्जाम आपके लिए थोड़ा सा हल्का सा इजी रहेगा, बहुत बहुत माइनर, एकदम बाल की खाल उतारने वाले जितना फर्क ही है, लेकिन इतना इजी रहेगा। और अगर आपको लगता है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी मेरी ज्यादा स्ट्रांग होती है, मैं किसी चीज को समझ लेता हूँ, समझ लेती हूँ, तो मेरे दिमाग में बैठ जाती है, मुझे तो रटने में जोर आता है, मुझे तो रटने में थोड़ी परेशानी रहती है, तो हो सकता है कि आपको यूपीएससी का प्री एग्जाम जो है वो थोड़ा सा बाल वर्ग का आपको हो सकता है कि आसान लगे, इतना ही फर्क है। नाउ एग्जाम स्ट्रक्चर में एक मेजर डिफरेंस है। यूपीएससी के दो प्री होते हैं, जीएस पेपर 1 एंड सी सैट। सुबह आपका 9:30-10 बजे के आसपास पेपर 1 लगता है, जीएस का जनरल स्टडीज का एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम होता है सी सैट का। सी सैट में आपसे पूछा जाता है मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, डीआईडीएस, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी, और तीसरा सब्जेक्ट होता है इंग्लिश। इसमें आपका ऐसे भी आता है, सॉरी ऐसे नहीं, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है ना, पैसेज दिया हुआ होगा, 4-5 क्वेश्चंस पूछेंगे, ऐसे आते हैं इसमें। इसमें इसके अलावा वोकैबुलरी आती है, इसमें आपके बेसिक ग्रामेटिकल एरर्स चेक करते हैं, वो जो अपना एग्जाम जनरली अपन आरपीएससी का पेपर 4 में देखते हैं ना, वो चीज़, ठीक है। ये जो सी सैट होता है ये होता है क्वालिफाइंग, यानी कि 200 मार्क्स में, पहली बात तो 80 क्वेश्चंस आते हैं, दूसरी बात 200 मार्क्स में से आपको 66.66 यानी कि लगभग 70 मार्क्स चाहिए। अगर आप ये 70 मार्क्स नहीं ला पाते हो तो जो सुबह आपने जीएस का पेपर 1 दिया था, कोर सब्जेक्ट्स का जो आपने जीएस का पेपर दिया था प्री का, वो आपका चेक भी नहीं होगा। तो आपका वो पेपर चेक हो, पता चले कि आपने कैसा किया है, पास हुए हो नहीं हुए हो, उसके लिए आपको सी सैट में क्वालिफाइंग मार्क्स लाने जरूरी हैं। ये डिफिकल्टी डिफरेंट है। इसके अलावा अगर मैं आरपीएससी प्री की बात करती हूँ तो यहाँ पर 150 क्वेश्चंस का एक एग्जाम होता है, 3 घंटे का, 200 मार्क्स का। इसके अंदर इंग्लिश नहीं आती, लेकिन इसमें मैथ्स और रीजनिंग आती है, और बाकी के जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आते हैं। मैथ और रीजनिंग इन 150 क्वेश्चंस में से 20 से 22 क्वेश्चंस के आएंगे। और अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो प्रैक्टिस तो उतनी ही करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आरएस में और यहाँ पर सी सेट में तो थोड़ा सा करके भी काम चल जाएगा, नहीं, थोड़ा सा करके काम नहीं चलता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, लाखों लाख लोगों के सामने आपको बैठना है, थोड़ा सा पढ़ाई करके तो काम नहीं चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर आपके पास में एक एज है यूपीएससी में, अगर आप इंग्लिश के अच्छे स्टूडेंट रहे हो, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, तो सी सेट में आपको थोड़ी सी एज मिल सकती है। वो एज आपसे आरएस एग्जाम में छिन जाएगी, क्योंकि इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तो इंग्लिश आपके लिए स्कोरिंग है, आपकी प्रैक्टिस है, बचपन से बोलते आए हो, देयर आर सो मेनी वर्ड्स जिनके साथ आप फेमिलियर हो, आप मैनेज कर सकते हो, तो आरएस से आपकी वो थोड़ी सी एज छिन जाती है। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट नहीं हो, हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, वर्नाकुलर लैंग्वेज में आपने हमेशा से पढ़ाई की है, घर पे भी इंग्लिश का बोलना नहीं है भाई, हम तो मारवाड़ी में बात करते हैं, हम तो जो भी आपकी घर पे लैंग्वेज है उसमें बात करते हो, हिंदी से ही आपका ज़्यादा कांटेक्ट रहता है, इंग्लिश से नहीं रहता है, इंग्लिश में कभी बुक्स नहीं पढ़ी, नॉवेल्स नहीं पढ़े, इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं रेफर करते हो, पहली बात तो गलत कर रहे हो, ये सब नहीं होना चाहिए। बट इवन देन अगर ये सिचुएशन है तो फिर सी सेट आपको परेशान करेगा, आप आरपीएससी का जो प्री एग्जाम है उसमें आपको एज मिल सकती है। बहुत ईजी था, यस, इतना फर्क है। कोर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जहां तक बात कोर सब्जेक्ट्स की है, वही कोर सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से? पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। मैं करंट अफेयर्स पे थोड़ा बाद में आऊंगी, ठीक है। ये कोर सब्जेक्ट्स हैं, राइट। पॉलिटी कैसी? इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, जुडिशरी होता है, आपका स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, आपकी फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपी होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री होती है, 1773 के पिट्स इंडिया एक्ट से स्टार्ट, सॉरी रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट करोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक और 1947 इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट तक आओगे, बीच में सारे चार्टर एक्ट, काउंसिल्स एक्ट पढ़ोगे, किसमें कौन सी क्या कहते हैं अमेंडमेंट्स सजेस्ट किए गए थे, किस तरह से अमेंडमेंट होता है, कितने तरह के बिल्स होते हैं, पार्लियामेंट कैसे काम करती है, स्टेट असेंबली कैसे काम करती है, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपकी पॉलिटी की, वो दोनों एग्जाम्स में एग्जैक्टली सेम है। ज्योग्राफी की बात करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी आती है, ओशनोग्राफी है, एटमॉस्फेरिक ज्योग्राफी है, आपके मॉनसून है, आपके क्रॉप्स हैं, सॉइल्स हैं, इसके अलावा आपके जो भी बेसिक फैक्ट्स होते हैं, जो मैपिंग के क्वेश्चंस आते हैं सेम है, बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चंस आते हैं सेम है। बायोडाइवर्सिटी करंट अफेयर्स के थ्रू आता है और यूपीएससी में बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, इनका थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोर होता है, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो हैं उनका टेस्ट भी एग्जैक्टली सेम ही होता है, ठीक है। तो थोड़ा उनको एज देने के लिए वहां पर एक्स्ट्रा है यूपीएससी में, आईएएस एग्जाम में, आरएस में थोड़ा इनका भार कम है, लेकिन फिर भी 8 से 7-8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी हो गया, उसी तरह से इकोनॉमिक्स है, बेसिक 11th-12th में जो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी वो मोर देन इनफ है। अगर तब नहीं पढ़ी, साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं हो, भाई कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो इकोनॉमिक्स मैनेज हो सकती है, लेकिन साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, इकोनॉमिक्स तो नई चीज हो गई आपके लिए। लास्ट टाइम 10th में सिविक्स के साथ में 2-4 अगर चैप्टर में कुछ देख लिया तो देख लिया, वरना नहीं किया, राइट। आपके लिए इकोनॉमिक्स थोड़ी अलग है, लेकिन वो भी दोनों एग्जाम्स में एग्जैक्टली सेम है,
कोर जो है, कोर इंडियन इकोनॉमी जो है वो तो सेम है, वही जीडीपी की जो डेफिनेशन होती है, मनी सप्लाई क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, एग्जैक्टली सेम है, राइट। और मैं बहुत बहुत माइन्यूट लेवल पे बता रही हूँ लेकिन सेम है, राइट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज्यादातर क्वेश्चंस टेक बेस्ड आते हैं, आजकल एआई का जमाना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जमाना है, एग्जैक्टली सेम चल रहा है। सेम चीज आपको इसमें भी करनी है, आई हैव फॉरगॉटन समथिंग, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। ना मैं आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री को एग्जैक्टली सेम मानती हूँ, दोनों एक ही सब्जेक्ट्स होते हैं, इधर से थोड़ी हेल्प हो जाती है, मतलब अगर आपने हिस्ट्री पढ़ ली तो आर्ट एंड कल्चर से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है करते हुए, क्योंकि आप किंगडम्स पढ़ चुके हो, एक एंशियंट आपने लेवल से स्टार्ट करा, एंशियंट टाइम पीरियड से आपने स्टार्ट करा है, मॉडर्न हिस्ट्री तक आए हो, तो आपने एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी पढ़ा है। जब आप एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी पढ़ते हो तो उससे आप आर्ट एंड कल्चर को रिलेट कर सकते हो। मुझे अच्छी तरह याद है, आई थिंक 2017 का आईएएस का एग्जाम जो था, यूपीएससी प्री का एग्जाम था, उसमें एक क्वेश्चन आया था किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग का फेमस जो पेंटर है उसका नाम, तो 4 ऑप्शंस थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका सही आंसर था। इसका एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन 2018 का शायद आईएएस सॉरी आईएएस का प्री एग्जाम हुआ था, 2018 ही था शायद, 2018 था जहां तक मुझे याद है, आई वाज इन अजमेर, 2018 की बात है। प्री एग्जाम में किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग नहीं दिया, उन्होंने दिया कि अमंग द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस विच वन इज नोन फॉर किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग। इन चारों में ऑप्शंस में से कौन सा वो पेंटर है जो किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग के लिए जाना जाता है। तो टेक्निकली एग्जाम का क्वेश्चन सेम हुआ, ये सिर्फ एक क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे आपको हर साल हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन की सिमिलैरिटी मिल जाएगी। मधुबनी आर्ट, अब ऐसा नहीं है कि अगर राजस्थान की मैं बात करती हूँ, आरएस एग्जाम की बात करती हूँ, तो वो मधुबनी आर्ट के बारे में या फिर मिथिला आर्ट के बारे में नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं होता है। पूछ सकते हैं, क्यों? क्योंकि इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए हम बताते हैं नितिन सिंघानिया पढ़नी है, राइट, क्योंकि आपके सिलेबस में तो है। कोर सब्जेक्ट्स की सिमिलैरिटी ऐसे निकल सकती है। एक एक्स्ट्रा काम जो आपको आरएएस एग्जाम के लिए करना है वो है राजस्थान स्पेसिफिक जीएस। यार जो राजस्थान स्पेसिफिक जीएस है, जो आपने हिस्ट्री पढ़ी, राजस्थान स्पेसिफिक एंशियंट, राजस्थान स्पेसिफिक मिडिवल, राजस्थान स्पेसिफिक मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़नी है। कालीबंगा से लेकर प्रजामंडल मूवमेंट तक ये आपको राजस्थान की हिस्ट्री का पता होना चाहिए। राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर इज सेपरेटली इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करती हूँ तो राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर आपको देखना जरूरी है, लाइक जरूरी है, राइट। वो सेम चीज राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो राजस्थान पॉलिटी आएगी उसमें है। इलेक्शंस कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, स्टेट असेंबली कैसे वर्क करती है, स्टेट असेंबली में बिल्स कैसे पास किए जाते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन से आएगा, राजस्थान की जुडिशरी से आएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में राजस्थान की इकोनॉमी, मोस्टली राजस्थान की इकोनॉमी करंट अफेयर्स से ही डिराइव होती है। अब इसमें कैसे आता है, करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन कैसे आता है, आपने टीचर्स को सुना होगा, मेरे को भी बहुत बार बोलते हुए सुना होगा कि आपको बजट करना है इंडिया राजस्थान का, आपको इकोनॉमिक सर्वे करना है इंडिया राजस्थान का। कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस तो आपको इन 4 छोटी छोटी पतली पतली बुकलेट्स को पढ़ के निकल जाएंगे, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस। इसके अलावा बेसिक इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज होती हैं, एप्लीकेबिलिटी होती है, वो तो आपको करनी ही करनी है। ये सेम चीज राजस्थान के साथ में भी लागू होती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोई नया बायोडाइवर्सिटी पार्क हुआ है, कोई नई यहाँ पर माइन हो गई है, कोई आपने एआई से कोई नया क्या कहते हैं अंडरग्राउंड में आपने वो ढूंढ लिया, कोई नया धातु ढूंढ लिया है, कोई नया मिनरल ढूंढ लिया है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये सारे के सारे आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से भी आ सकते हैं। एवियन बॉटुलिज्म जैसे एक बीमारी थी, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बायोलॉजी का कोई स्पेसिफिक, राजस्थान के साथ में लंपी बुखार हुआ था गायों को, भैंसों को तो फिर भी इतना नहीं होता, गायों को हुआ था, राइट। काउज के पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे ऐसे ना, मतलब मोटे मोटे एक तरह से गांठें बन गई थी, एंड लैक्स ऑफ काउज डाइड बिकॉज ऑफ दैट। आई थिंक कोविड ईयर की बात है, 2021 दिसंबर के आसपास की बात है, जितना मुझे याद है। आई वाज इन दिल्ली और मैं गौशाला में उस वक्त सेवा करती थी, तो मैंने देखा था कि किस तरह से वहां पर डेड बॉडीज इकट्ठी हो रही हैं। इट वाज अ वेरी वेरी सॉरी साइट, मतलब आज भी आई गेट गूज बम्स थिंकिंग अबाउट दैट। वो जो चीज है उस टाइम क्वेश्चन में आई थी, 2021 में ये क्वेश्चन में आया था। तो इस तरह से आप करंट अफेयर्स के बेसिस पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस को डिराइव कर सकते हो। ये सारी चीजें आपके राजस्थान स्पेसिफिक जीएस से आती हैं। ये काम आपको आरएएस एग्जाम में थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है ना। अपन ने पेपर स्ट्रक्चर की बात करी थी, प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है ना। प्री तो दोनों का मैंने बता दिया कि भाई जीएस पेपर 1 और सीसेट ये हुआ आईएएस का, और आरएएस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही प्री एग्जाम होता है। मेंस में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, इनफैक्ट डबल से भी ज्यादा डिफरेंट है। आरएएस एग्जाम में आपके पास में 4 एग्जाम मेंस के होते हैं, पेपर 1, 2, 3 ये आपके जीएस के होते हैं, और पेपर 4 जो है वो लैंग्वेज का होता है, और इसमें आती है इंग्लिश, हिंदी, और इस साल से आपका अलग से 40 नंबर का ऐसे भी होगा, निबंध भी लिखना होगा आपको, ठीक है।
यूपीएससी में ये काम डिफरेंट हो जाता है। पेपर 1, 2, 3, 4 ये तो हैं आपके जीएस के, इंटरनेशनल रिलेशंस आएंगे, इसमें आपके एथिक्स का पेपर आएगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारे के सारे आपका पेपर 1, 2, 3, 4 बनेंगे। पेपर 5 बनता है ऐसे का, लिखना पड़ेगा निबंध और इसके नंबर जुड़ेंगे, और मैंने सबसे ज्यादा स्कोर इसमें ही किया था, क्योंकि आपके पास में कंटेंट इतना अच्छा खासा, अगर आप मेंस तक यहाँ तक पहुंच गए हो, अच्छी पढ़ाई करे हो, तो आपके पास कंटेंट, आपके पास लिखने के लिए मैटर बहुत है। आपको लिखने की प्रैक्टिस चाहिए, जो कि यहाँ पर आपकी टेस्ट की जाती है। नेक्स्ट आपके होते हैं ऑप्शनल के 2 पेपर। 4 एग्जाम हो गए, पेपर 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 और 7 यहाँ तक हो जाते हैं, इनके मार्क्स जुड़ते हैं। ऑप्शनल क्या भला है मैम? ऑप्शनल होता है एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका अलग से एग्जाम होगा, वो सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगा, या फिर जो भी लोग उस सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था मैनेजमेंट, और मैंने भयंकर स्कोर किया था इसमें, तगड़ा स्कोर किया था। मेरे बहुत गंदा स्कोर था पेपर 1, 2, 3 में। पेपर 4 में मैंने एथिक्स वगैरह के पेपर में बहुत अच्छा किया था, बट मेरा 1, 2, 3 इतना खराब गया था कि मैं आज भी दुख होता है याद करके। मैं बहुत मार्जिन पे मेंस एग्जाम को निकाल पाई थी, बट बी दैट एज इट मे, वी विल नॉट रिग्रेट ऑन द पास्ट। ये जो ऑप्शनल पेपर होता है, ये आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। काफी आपने सुना होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज कर लिया, पॉलिटिकल साइंस चूज कर लिया, एंथ्रोपोलॉजी चूज कर लिया, सोशियोलॉजी चूज कर लिया, जैसे मैं हूँ, मैंने मैनेजमेंट चूज कर लिया। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या फिर लैंग्वेज चूज करते हैं। ये क्या होता है? ये आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है। इसमें 2 एग्जाम होते हैं, दोनों एग्जाम्स आपके मेरिट में जुड़ते हैं। 2 एग्जाम्स होते हैं इंग्लिश और हिंदी के, ये आपके क्वालिफाइंग होते हैं। 7 पेपर हो गए यहाँ तक। पेपर 8 और पेपर 9 इंग्लिश और हिंदी के होते हैं, ये क्वालिफाइंग होते हैं। लैंग्वेज ग्रामर का टेस्ट होता है, राइटिंग टेस्ट होता है। इसको पास नहीं करोगे तो ये सब कुछ चेक नहीं होगा, आपकी कॉपी भी चेक नहीं होगी, इसमें आपको पास होना जरूरी है। ठीक है, ये डिफरेंस है। लेकिन इतना हमें समझ में आ गया कि अभी तक भी बहुत अचानक से कुछ डिफरेंस, इसको छोड़ दूं तो नहीं है। ऐसे आपके आरएस एग्जाम में भी है, पहले छोटा लिखना होता था, अब 40 नंबर का 600 वर्ड्स का आपको अलग से लिखना है, बट ऐसे है। राइट, इंग्लिश हिंदी पेपर 4 जो होता है अपना आरएस एग्जाम में, मेंस में, वो है, यहाँ पे भी है। आपका डिफरेंस सिर्फ आपके ऑप्शनल पे आया है, ये आपको डिफरेंट करना पड़ेगा। बाकी कुछ अभी तक सिमिलर चल रहा है। अभी तक अपन ने डिफरेंस कहाँ देखा, कहाँ गया, ये रहा। अभी तक अपन ने डिफरेंस यहाँ देखा और यहाँ देखा, बाकी सब कुछ सेम है। यस, कुछ चीजें जो अपन अलग से डिस्कस कर लेते हैं वो ये हैं। फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स का गेम, मैंने पहले ही बता दिया, आरएस एग्जाम में थोड़ा पलड़ा भारी फैक्ट्स का ज्यादा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिना कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी के, सिर्फ रट के आप एग्जाम निकाल सकते हो। अंडरस्टैंडिंग अभी भी जरूरी है। फैक्ट्स एग्जिस्ट भी क्यों करते हैं, ये ऐसा ही क्यों हो रहा है, वो जो क्यों का जवाब है ना, क्यों और कैसे, हाउ एंड वाई, इन दोनों का आंसर अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, फिर चाहे आप कितना भी रट लो। तो यस, थोड़ा वजन फैक्ट्स का आरएस एग्जाम में ज्यादा होता है, यूपीएससी आईएएस एग्जाम में कम होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। आईएएस में डायरेक्टली कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एनालिटिकल, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल अभी एग्जाम को ढालने की कोशिश करी जा रही है। पिछले 3 से 4 एग्जाम्स जो हैं उसमें हम देख सकते हैं कि एक दो क्वेश्चन ढल रहे हैं। भैया ये भी आरएएस एग्जाम वाले भी जो है ना, आरपीएससी, ये भी बहुत कुछ आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी की डिमांड करने लग गए हैं, लेकिन अभी भी फैक्ट्स की इंपॉर्टेंस है। और तीसरी चीज जो मैं बताना चाहती हूँ जो डिफरेंट हो जाती है, वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को डील कैसे किया जाए। ज्यादा पलड़ा भारी राजस्थान स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का आरएस एग्जाम में होता है। आप सिर्फ राजस्थान स्पेसिफिक करंट अफेयर्स भी करते हो तो आपने आरएस में प्री एग्जाम में सेलेक्ट होने के चांसेस अपने बढ़ा लिए हैं, प्रोवाइडेड आपको पुख्ता आते हो। फिर वो ये काम आईएएस एग्जाम में नहीं हो सकता। आईएएस के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में आपके करंट अफेयर्स इतने शार्प, इतने स्ट्रांग होने चाहिए। वर्ल्ड ओवर, इंडिया, स्टेट स्पेसिफिक कुछ हुआ है सब कुछ, वरना गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ होती है, आई नो पीपल जिनसे गड़बड़ हुई है, ये जो ये नहीं समझ पाए। करंट अफेयर्स आपको दोनों के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अनुसार करने पड़ेंगे। तो ये था मेरी तरफ से ये सेशन कि अगर आप आईएएस और आरएएस एग्जाम दोनों को एक साथ अटेम्प्ट करना चाहते हैं, एक साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, किसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है, किस चीज को आप थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में रख सकते हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से पढ़ाई करने के लिए। दोनों एग्जाम, मैं तो कहती हूँ दोनों निकालो, बढ़िया। ठीक है, कोई और क्वेश्चन क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आई होप कि आज वॉल्यूम काम कर रहा है। थोड़ा मैं
थोड़ा मैं लाउड भी बोल रही हूँ। आई एम एक्चुअली थिंकिंग कि कहीं मेरी आवाज़ बाहर जाके किसी को डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हो, बट इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू। और कोई और टॉपिक पे अगर बात करनी है तो कमेंट्स में लिखो, कॉल करो, गूगल फॉर्म भरो और पासेस जरूर लो, मॉक टेस्ट की जरूर प्रिपरेशन करो। ओके, थैंक यू।